शुरू करते हैं बेटा। ऑडिट एंड एश्योरेंस। पहले हमारे सब्जेक्ट का नाम समझते हैं। ऑडिट और एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट? ऑडिट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को चेक करना या फिर किसी भी चीज को एग्जामिन करना। ठीक है। बेसिकली ऑडिट किसका होता है? ऑडिट जर्नली 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट। दूसरा होता है सेक्रेटेरियल ऑडिट। ठीक है। थर्ड इज कॉस्ट ऑडिट और फोर्थ होता है हमारा इंटरनल ऑडिट। और भी बहुत सारे ऑडिट होते हैं लेकिन मेनली ये 4 ही ऑडिट होते हैं। ठीक है जी। स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है? कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है। व्हाट इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, बैलेंस शीट बनाती है कंपनी, कंपनी ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है। ठीक है। और क्या बनाती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, बीआरएस, ये सारी चीजें कंपनी बनाती है। इसको क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, बनाया किसने है? कंपनी ने बनाया है। कंपनी मतलब कंपनी के डायरेक्टर्स ने बनाया है ना। अच्छा, कंपनी में कितने तरीके के लोग होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है शेयर होल्डर्स और दूसरे होते हैं डायरेक्टर्स। राइट। शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? कंपनी के ओनर्स होते हैं। ओनर्स मतलब कंपनी में क्या लगाते हैं? फंड्स लगाते हैं, कंपनी में पैसा लगाते हैं। ठीक है। और डायरेक्टर्स क्या करते हैं? मतलब मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट संभालते हैं कंपनी का। राइट। ठीक है। तो मतलब शेयर होल्डर के हाथ में क्या है? ये दे आर ओनर्स। राइट। और ये कंपनी में पैसा लगाते हैं बस। और डायरेक्टर क्या करते हैं? कंपनी का मैनेजमेंट संभालते हैं। डेली बेसिस पे कंपनी में कौन आता है? शेयर होल्डर आते हैं, डायरेक्टर आते हैं? डायरेक्टर आते हैं। शेयर होल्डर कैसे बनते हैं? शेयर परचेज करके। ठीक है। अगर मुझे रिलायंस कंपनी का शेयर परचेज करना है तो मैं कैसे शेयर परचेज करूंगी? कंपनी पब्लिक में निकालते हैं। और ठीक है। देखो बेटा, शेयर परचेज करने के ना 2 तरीके होते हैं। ठीक है। या तो आप कंपनी से शेयर परचेज कर सकते हो या तो आप स्टॉक एक्सचेंज से शेयर परचेज कर सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज से। ठीक है जी। कंपनी से शेयर कैसे परचेज करते हैं? जब कंपनी पब्लिक इशू लेकर आती है। क्या लेकर आती है? पब्लिक इशू। आईपीओ सुना आपने? आईपीओ, एफपीओ। ठीक है। पब्लिक इशू का मतलब क्या होता है? जब कंपनी आम जनता से, पब्लिक से शेयर इशू करती है, पब्लिक से पैसा उठाती है, उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक इशू बोलते हैं। ठीक है। जब कंपनी पहली बार पब्लिक इशू लेकर आई है उसको बोलेंगे आईपीओ। आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर। अच्छा, ये जो आईपीओ होता है इसके अंदर कोई भी शेयर खरीद सकता है या कुछ लिमिटेड पर्सन होते हैं? क्या लिखा देखो, इनिशियल पब्लिक ऑफर। पब्लिक का मतलब जनता, पूरी जनता, पूरा इंडिया। ठीक है। तो मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर में कोई भी, पब्लिक में से कोई भी पर्सन शेयर खरीद सकता है। हाँ। क्या मैं शेयर खरीद सकती हूँ? यस, आप खरीद सकते हो, कोई भी खरीद सकता है। अभी थोड़ा टाइम पहले जोमेटो का पब्लिक इशू आया था। जोमेटो क्या है? फूड डिलीवरी का काम करते हैं। ठीक है। रात को 2 बजे भूख लगती है तो जोमेटो करते हैं, स्विगी करते हैं ना ऐसे हम। ठीक है। तो सबसे पहली बार जोमेटो को जब पैसों की जरूरत पड़ी, इसको फंड्स चाहिए थे, तो इसने क्या सोचा कि हमने पब्लिक से फंड लेंगे। तो पब्लिक से फंड लेने के लिए उसको पब्लिक इशू निकालना पड़ेगा। जब पहली बार कंपनी पब्लिक इशू लाती है उसको क्या बोलेंगे? इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपी। ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं जोमेटो ने 8,000 करोड़ का पब्लिक इशू लेकर आई। ठीक है। तो इस 8,000 करोड़ का क्या करेगी कंपनी? बिजनेस करेगी इससे या खा जाएगी पैसे? बिजनेस करेगी ना। अच्छा, अगर पैसे अपने लिए यूज कर लिए जोमेटो ने तो ये पब्लिक दोबारा पैसे लगाएगी इसके अंदर? नहीं लगाएगी, क्योंकि फ्रॉड करेगी कंपनी। ठीक है। अब 8,000 करोड़ कंपनी ने रेस करे और इसको अपने बिजनेस में लगा दिया। ठीक है। अच्छा, कभी ना कभी तो पैसे खत्म होंगे, ये हमेशा चलते रहेंगे? कभी ना कभी तो खत्म होंगे। क्या कंपनी दोबारा पब्लिक इशू ला सकती है? यस। उसको बोलते हैं एफपीओ। एफपीओ इज फर्दर पब्लिक ऑफर। क्या बोलते हैं बेटा? फर्दर पब्लिक ऑफर। ठीक है। जब पहली बार शेयर इशू करेगी कंपनी उसको बोलेंगे आईपीओ। दूसरी बार करेगी उसको क्या बोलेंगे? एफपीओ। तीसरी बार करेगी तो दोबारा एफपीओ। 50वीं बार करेगी तब एफपीओ। ठीक है। पहली बार करती क्या बोलते हैं? आईपीओ। दूसरी बार एफपीओ। उसके बाद एफपीओ। समझ में आ गई? ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि जब कंपनी आईपीओ या एफपीओ लेकर आती है तो हम कंपनी से डायरेक्टली शेयर परचेज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा बेटा, एक ना हमारा बोर्ड है दैट इज सेबी। सेबी इज
सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये बोर्ड है, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे यार पैसों के लिए, मनी से रिलेटेड काम करने के लिए आरबीआई बोर्ड है, ऐसे ही सिक्योरिटी से रिलेटेड के लिए क्या बोर्ड बना दिया हमने, सेबी बना दिया, ठीक है, किसने बनाया, गवर्नमेंट ने बनाया, ठीक है जी। तो बोर्ड का नाम क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये बोलता है जब भी कंपनी पब्लिक इशू लेकर आएगी, चाहे आईपीओ लेकर आए चाहे एफपीओ लेकर आए, तो कंपनी को अपने शेयर लिस्ट कराने पड़ेंगे ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। क्या कराने पड़ेंगे, अपने शेयर लिस्ट कराने पड़ेंगे ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं हमारे देश में, निफ्टी, वो तो इंडेक्स है। देखो बेटा, स्टॉक एक्सचेंज 6 है, कितने स्टॉक एक्सचेंज है, 6 स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन हमारे, अभी करोगे नोट, मैं पहले समझा दूं, मैं आपको टाइम दूंगी, ठीक है, पहले समझ लेते हैं फिर आप नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं हमारे देश में, 6, कितने हैं, 6, लेकिन मेन दो ही होते हैं, एनएससी और बीएससी। एनएससी इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है दोनों में से कौन सा बड़ा है, एनएससी या बीएससी, एनएससी नाम से लगता है नेशनल ज्यादा बड़ा है, लेकिन बेसिकली बड़ा ज्यादा ये है, सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। सबको ये लगता है कि नाम से लिखा है ना कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसलिए हमें वही बड़ा लगता है, ठीक है, लेकिन बेसिकली कौन सा सबसे ज्यादा बड़ा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। हमारे देश में टोटल 6 स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन हमारे सब लोग दो ही पढ़ते हैं, एनएससी और बीएससी, दो ही होते हैं मेन, ठीक है जी। अच्छा, जब हम कंपनी पब्लिक इशू लेकर आई थी तो लिस्ट करा दिया था स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। अच्छा, अभी तो जोमेटो 8,000 करोड़ का पब्लिक इशू लेकर आई है, तो अब जोमेटो पब्लिक इशू लाई हुई है, करंटली चल रहा है सपोज, ठीक है, तो क्या मैं कंपनी से शेयर खरीद सकती हूँ, यस। लेकिन जब कभी ना कभी तो इसका पब्लिक इशू खत्म भी तो होगा, तो इसके शेयर लिस्ट हो जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज पे, फिर हम कहाँ पे शेयर खरीदेंगे, स्टॉक एक्सचेंज से शेयर परचेज करेंगे। समझ में आई बात, ये वाला। अच्छा, एक बात बताओ, एक कंपनी है रिलायंस, रिलायंस कंपनी का मालिक कौन है, मुकेश अंबानी। क्या नाम है, मुकेश अंबानी। हम क्या बोलते हैं उसको, मुक्कू, क्या बोलते हैं, मुक्कू, बाहर जाके नहीं बोलना है, सिर्फ क्लास में बोलना है, ठीक है। क्या नाम है इसका, मुकेश अंबानी, मुक्कू, ठीक है। अच्छा, क्या रिलायंस कंपनी की मैं शेयर परचेज कर सकती हूँ अभी, अभी अभी मेरा मन करा कि शेयर परचेज करूंगी, मैं कैसे करूंगी, पब्लिक इशू ला रखी है, रिलायंस इज लिस्टेड कंपनी, तो अब क्या मैं मुकेश अंबानी को बोल सकती हूँ कि मुझे शेयर दो, फिर हम कहाँ जाएंगे, स्टॉक मार्केट में जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे, क्योंकि जब रिलायंस कंपनी पहले कभी ना कभी पहले लाई होगी आईपीओ या एफपीओ, जो मर्जी लाई हो, तो इसके शेयर लिस्ट होंगे स्टॉक मार्केट में। अब कंपनी अगर दोबारा आईपीओ या एफपीओ लेकर आई, तब मैं रिलायंस कंपनी से डायरेक्टली शेयर खरीदूंगी, लेकिन अभी तो रिलायंस कंपनी कोई नहीं ला रखी है ना पब्लिक इशू, उसके शेयर सारे कहाँ पे है, लिस्ट है स्टॉक मार्केट में। अगर मुझे अभी शेयर खरीदने हैं तो मैं कहाँ पे जाऊंगी, स्टॉक एक्सचेंज पे जाऊंगी। तो मतलब एक बार जब शेयर लिस्ट हो जाते हैं, फिर आप कहाँ से परचेज कर सकते हो, स्टॉक एक्सचेंज। क्या वहां पे सेल भी कर सकते हैं, यस। तो बोलते नहीं है कि इतना शेयर बढ़ गया, उतना कम हो गया, स्टॉक मार्केट गिर गई। अभी बीच में कोविड आया था, है ना, 2 साल इंडिया पूरी दुनिया बंद था ना, तो फिर हम क्या करते थे कि मार्केट गिर गया, आती नहीं थी न्यूज कि मार्केट 40% गिर गया, 30% गिर गया, निफ्टी गिर गया, ऐसा सुना है ना आपने। तो वो वही क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज गिर गया, ठीक है। मतलब कंपनीज काम नहीं कर पा रही, कोविड में काम तो हो नहीं रहा था, सब लोग अपने घर के अंदर बैठे थे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, ठीक है, तो इसलिए काम ही नहीं हो रहा था, पैसे फ्लो नहीं हो रहे थे, इकोनॉमी नहीं चल रही थी, तो स्टॉक मार्केट गिरा, ठीक है। अब धीरे धीरे बढ़ रहा है ऊपर, ये होता है सब, समझ में आई बात, पक्का। चलो एक बार इसको लिख लो, फिर हम वापस चलते जो हम पढ़ रहे हैं। अभी हम बेस बना रहे हैं, ठीक है, अभी सब्जेक्ट शुरू नहीं हुआ है।
हो गया। देखते हैं एक बारी दोबारा से। अच्छा, कंपनी से शेयर परचेज कब करते हैं? जब कंपनी पब्लिक इशू लेकर आती है, या तो आईपीओ या तो एफपीओ। उसके बाद जब कंपनी पब्लिक इशू ले आती है तो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है। मतलब अच्छा, कंपनी लिस्ट होती है, कंपनी के शेयर लिस्ट होते हैं, कंपनी के शेयर लिस्ट होते हैं, लेकिन बोलते क्या है हम? लिस्टेड कंपनी। क्या बोलते हैं? लिस्टेड कंपनी। कंपनी कभी भी लिस्ट नहीं होती। हम ट्रेडिंग किसमें करते हैं? शेयर में करते हैं। कंपनी खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं, तो शेयर लिस्ट होते हैं, लेकिन बोलते क्या बेटा? लिस्टेड कंपनी। ठीक है जी। अच्छा, जब कंपनी पब्लिक इशू लेकर आई तो अपने शेयर को लिस्ट करा दिया स्टॉक एक्सचेंज पे, और कहाँ पे लिस्ट हो गए? शेयर स्टॉक मार्केट में। अब दोबारा अगर मुझे शेयर खरीदने तो मैं कहाँ पे जाऊंगी? स्टॉक एक्सचेंज में जाऊंगी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज मैं और ऐड कर रही हूँ, हटा दो। जब हम कंपनी से शेयर खरीदते हैं, कब खरीदते हैं कंपनी से शेयर? जब कंपनी पब्लिक इशू लाती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी मार्केट। ठीक है जी। अगर हम स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। लिख लो इसको जल्दी से। जब कंपनी से शेयर खरीदेंगे डायरेक्टली उसको बोलेंगे प्राइमरी मार्केट, जब स्टॉक मार्केट से खरीदेंगे उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी मार्केट। ठीक है। हो गया। अच्छा, अब वापस आते हैं। हम इस पे बात कर रहे थे, कंपनी में दो लोग होते हैं, एक तो होता है शेयर होल्डर और दूसरा कौन होता है? डायरेक्टर। अच्छा, शेयर होल्डर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? शेयर परचेज करने पड़ेंगे। शेयर परचेज करने के दो तरीके, या तो कंपनी से ले लो या फिर स्टॉक एक्सचेंज से ले लो। कंपनी से खरीदोगे उसको क्या बोलोगे? प्राइमरी मार्केट। और अगर स्टॉक मार्केट से खरीदोगे उसको क्या बोलोगे? सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, ये क्लियर होगी बात मेरी? ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, पैसे किसने लगाए हैं? शेयर होल्डर ने। यूज कौन कर रहा है? डायरेक्टर, है ना। अच्छा, एक चीज जनरली पूछ रही हूँ कि अगर मेरे पास मेरे पैसे दिए हैं और मेरे पास किसी और के पैसे दिए, उसने मुझे यूज करने के लिए पैसे दिए हैं कि जैसे मर्जी यूज करो, ठीक है, तो हम पहले किसके पैसे खत्म करेंगे? उसके या अपने? पहले अपने खत्म करेंगे या दूसरे की करेंगे ना पहले, कि उसने मुझे पैसे दिए, मैं यूज करूं जैसी मेरी मर्जी हो। हाँ, मतलब अपने पैसों की ज्यादा वैल्यू होती है और दूसरे के पैसों की वैल्यू नहीं होती है हमें, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, तो शेयर डायरेक्टर के पास किसके पैसे हैं? फंड्स किसके हैं? शेयर होल्डर के। शेयर होल्डर के पैसे हैं, और पैसे किसके पास है? डायरेक्टर के पास है। यूज कौन करेगा फंड्स को? डायरेक्टर करेगा। तो हो सकता है ना डायरेक्टर इस पैसों का मिस यूज कर दे? हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है ना। अच्छा, डायरेक्टर ने एक बिल्डिंग खरीदी कंपनी के लिए, ठीक है, और बिल्डिंग की वैल्यू थी 10 करोड़ रुपए की, ठीक है, लेकिन डायरेक्टर ने जब बैलेंस शीट बनाई, ठीक है, उसमें दिखा दी 100 करोड़ की, बाकी 90 करोड़ डायरेक्टर की जेब में चले गए। फ्रॉड कर दिया ना उसने। ठीक है। अच्छा, डायरेक्टर ने बिल्डिंग कितने की खरीदी? 10 करोड़ की, दिखाई कितने की? 100 करोड़ की। शेयर होल्डर को कैसे पता चलेगा कि डायरेक्टर सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? नहीं पता चलेगा ना। तो इसके लिए क्या कराते हैं? ऑडिट कराते हैं। क्या कराते हैं बेटा? ऑडिट कराते हैं। कौन सा ऑडिट कराते हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिट कराते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिटर का काम क्या होता है कि कंपनी की जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको चेक करेंगे कि कंपनी ने कोई फ्रॉड तो नहीं करा हुआ। अच्छा, अब ये वाला एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कम अभी हमने देखा कि डायरेक्टर ने बिल्डिंग खरीदी है 10 करोड़ रुपए की, दिखाई कितने की है? 100 करोड़ की। अब जब कंपनी ने बैलेंस शीट बनाई होगी, यहाँ पे लिखी हुई होगी लैंड एंड बिल्डिंग, लिखी होती है ना लैंड एंड बिल्डिंग, आपने बनाई है ना बैलेंस शीट, स्कूल में बनाई होगी, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए की लिखी है? 100 करोड़ की। दिखाई कितने की है उसने? 100 करोड़ की, लेकिन एक्चुअल में कितने की है? 10 करोड़ की। ठीक है। अब जब स्टैट्यूटरी ऑडिटर आएगा, क्या वो चेक करेगा कि 100 करोड़ की बिल्डिंग है भी या नहीं? कैसे चेक करेगा? सपोर्टिंग एविडेंस से चेक करेगा। एविडेंस का मतलब पेपर्स चेक करेगा, या फिर देखने जाएगा, ठीक है, फिजिकल विजिट करता है वहां पे, या फिर पेपर्स चेक करता है। जो भी एग्रीमेंट बना हुआ उसके अंदर वैल्यू लिखी होगी 10 करोड़ या 100 करोड़। समझ में आ गई मेरी बात? तो ऐसे पता चलता है कि कंपनी ने फ्रॉड करा है या नहीं करा है। ठीक है। अच्छा, अब ये लिखना है या ये हटा दो? लिखो।
डन। ठीक है, मैं ये हटा रही हूँ। चलो देखते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिटर का काम क्या होता है? कंपनी ने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई है उसको चेक करना कि वो सही है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये कौन बन सकता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर? या तो सीए बन सकता है या फिर एसीसीए बन सकता है। ठीक है। सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर आप लोग बन सकते हैं। ठीक है जी। तो ये होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब क्या होता है? कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना। अच्छा, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक हो गए, अब क्या करेंगे? जो ऑडिटर होगा वो क्या बनाएगा? वो रिपोर्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? रिपोर्ट बनाएगा। ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा। कौन सी रिपोर्ट बनाएगा? ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा। उसके अंदर क्या लिखेगा? अगर कंपनी में कोई भी गड़बड़ नहीं है तो कैसी रिपोर्ट देगा? क्लीन रिपोर्ट देगा। ठीक है। लेकिन अगर कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो कैसी रिपोर्ट देता है वो? क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? क्वालिफाइड रिपोर्ट देता है। समझ में आ गई बात? तो ये तो होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। दूसरा होता है सेक्रेटेरियल ऑडिट। इसमें क्या होता है? कंपनी को बड़े सारे लॉज कंप्लाई करने पड़ते हैं। लॉज मतलब जैसे कि कंपनीज एक्ट, ठीक है, सेबी एक्ट, अभी हमने बात करी थी सेबी की, लॉ, ठीक है, लॉज, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बड़े सारे लॉ कंप्लाई करने पड़ते हैं। क्या कंपनी इसके अंदर डिफॉल्ट कर सकती है? यस। इसको चेक करने के लिए कौन आता है? सेक्रेटेरियल ऑडिटर आता है। कौन आता है? सेक्रेटेरियल ऑडिटर। वो कौन बन सकता है? सीएस। सीएस इज कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है। एक होता है कॉस्ट ऑडिट। कुछ कंपनीज होती हैं मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करना है। ये चेयर मैन्युफैक्चर हुई होगी, ये जो ये टेबल है ये भी मैन्युफैक्चर हुआ है कहीं ना कहीं, ये सिस्टम मैन्युफैक्चर हुआ है। ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। प्रोसेसिंग कंपनी क्या होती है? प्रोसेस्ड फूड सुना है आपने? प्रोसेस्ड फूड क्या होता है? आजकल आता है इंस्टेंट राजमा चावल बने बनाए यार खा लो गर्म करके, वो प्रोसेस्ड फूड है। ठीक है। घर में बना के रख दो तो खराब हो जाएगा, लेकिन उनका तो 4-5 दिन पड़ा रहता है, खराब नहीं होता। कैसे? उसके अंदर कुछ केमिकल्स मिक्स करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोसेस्ड फूड। अमूल दूध आता है, मदर डेयरी का दूध आता है, वो क्या होता है? प्रोसेस्ड फूड। समझ में आ गई? पैकेज्ड फूड को क्या बोलते हैं? प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं। क्लियर? ठीक है। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, प्रोसेसिंग कंपनी होती है, इनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। क्या मेंटेन करने पड़ते हैं? कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, और इस कॉस्ट रिकॉर्ड्स की ऑडिट करवानी पड़ती है बाय द कॉस्ट ऑडिटर। और ये कौन बन सकता है? सीएमए। सीएमए इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। बेसिकली पीपी लगता है इनके आगे, पीसीए, पीसीएस और पीसीएम। पी का मतलब प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंट। ठीक है। प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी और प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है। अच्छा, इंटरनल ऑडिटर कौन होता है? कंपनी डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन करती है। क्या डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन करेगी? तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी, क्या उसके अंदर डेली बेसिस पे बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती होंगी, छोटी बड़ी सारी ट्रांजेक्शन होती होंगी? क्या उन ट्रांजेक्शन में फ्रॉड हो सकता है? हो सकता है। लेकिन जो ऑडिटर है, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ये तो साल में एक ही बार आएगा, रोज रोज तो आ नहीं सकता। तो इसलिए एक और नया कंसेप्ट निकाला गया, दैट इज इंटरनल ऑडिटर। इसमें क्या होता है? कंपनी की डेली बेसिस की ट्रांजेक्शन को चेक करा जाता है कि उसके अंदर कोई फ्रॉड है या नहीं है। ठीक है। और ये कौन बन सकता है? एनी पर्सन, कोई भी बन सकता है। ठीक है जी। ये एम्प्लॉय भी हो सकता है कंपनी का, ये कोई भी हो सकता है। क्लियर? अब इसको लिख लो इसको जल्दी। डन। चलो आगे देखते हैं।
अच्छा, हमारे टॉपिक का नाम क्या है? ऑडिट एंड एश्योरेंस। क्या आपको ऑडिट का मतलब समझ में आ गया? क्या मतलब होता है ऑडिट का? किसी भी चीज को चेक करना या किसी भी चीज को एग्जामिन करना कि वो चीज सही है या नहीं। ठीक है, और इसका काम क्या होता है ऑडिट का? प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर। प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स। दूसरा काम होता है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स। प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स मतलब फ्रॉड को, एरर्स को ढूंढना और उसको प्रिवेंट करना। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? रोकना। ठीक है, एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? देखो जरा, एक एग्जांपल लेते हैं। कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, और ये है बैंक। ठीक है, अब कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगी, बनाएगी ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा बैंक क्या इस कंपनी को ऐसी लोन दे देगा? इस कंपनी को लोन चाहिए 500 करोड़ का। ठीक है, क्या बैंक इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, तो क्या इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है या नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो इस गड़बड़ से बचने के लिए क्या कराते हैं? ऑडिट कराते हैं। क्या कराते हैं? ऑडिट कराते हैं। लेकिन बैंक कहता है कि सिर्फ ऑडिट कराने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऑडिट तो यार हम तो ऑडिटर को भी खरीद सकते हो। तुम तो इतनी बड़ी कंपनी जो इतने बड़े बड़े फ्रॉड कर रही है तो वो ऑडिटर को भी तो खरीद सकती है कि आप दिखा दो गड़बड़, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो बैंक के लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बैंक तो 500 करोड़ का लोन देगा और कल को कंपनी अगर लॉस में चली गई, कंपनी लोन रीपे नहीं कर पाई तो बैंक का नुकसान हो जाएगा ना। ठीक है, तो बैंक क्या कहता है कि बैंक कहता है मुझे ना सर्टिफिकेशन चाहिए। क्या चाहिए? सर्टिफिकेशन चाहिए। और मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए किससे? एसीसीएस। किससे चाहिए? आप लोगों से मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए कि वो ये इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा। ठीक है, हाँ ये सीए भी कर सकता है। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा और क्या बोलेगा कि मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? एश्योरेंस दे रहा हूँ। रिपोर्ट बना के देगा वो कि कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी गड़बड़ नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात? तो हाँ, लेकिन चांसेस तो है ही, बोल तो सकता ही है ना, कुछ भी हो सकता है। हिंदुस्तान में तो कुछ भी हो सकता है। अब एक बात बताओ, विजय माल्या का नाम सुना आपने? कौन है विजय माल्या? क्या फ्रॉड किया था इसने? उसने पीएनबी से पैसे लिए थे, पंजाब नेशनल बैंक से, है ना। और ये विजय माल्या तो बहुत अमीर था पहले से ही। किंगफिशर का मालिक था ये। किंगफिशर क्या है? नो, किंगफिशर इज अ एयरप्लेन कंपनी। हाँ, ये सोडे की बोतल नहीं है, ये एयरप्लेन कंपनी है। ठीक है, किंगफिशर क्या है? एयरप्लेन। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसने क्या करा था? पीएनबी से लोन उठाया और लोन लेकर कहाँ चला गया? इंडिया से बाहर चला गया, इंडिया छोड़ के चला गया। ठीक है, और इसने लोन रीपे करा? अभी तक नहीं करा। और इसको पकड़ पाया इंडिया? नहीं पकड़ पाया। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन ये बैंक को एक इंश्योरेंस तो मिल जाएगी ना यार। देखो, किसी ना किसी पे तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, तो बैंक इस पे विश्वास कर रहा है कि मेरे को सच ही बोलेगा, झूठ तो बोलेगा नहीं। ऐसे तो ऑडिटर भी झूठ बोल सकता है, इतनी कंपनी ऑडिट कराती है। ऑडिट कराना कंपलसरी है सीए से। ठीक है, अगर नहीं कराओगे तो पेनल्टी है। और हो सकता है ना ऑडिटर भी बिक जाए, हो सकता है 2-3 करोड़ रुपए उसको दे दो, बिक जाएगा वो ऑब्वियसली। नहीं बिकेगा? आपको कोई दे दे 2 करोड़ रुपए तो तुम भी बिक जाओगे। हाँ है ना, नहीं हम तो छोड़ देंगे यार कोर्स, वो छोड़ो, 2 करोड़ दे दो बहुत है मेरे लिए। ये सर ऐसे ही तो होता है, इंडिया ऐसे ही तो चलती है। ठीक है, लेकिन हमें विश्वास तो देखो करना ही पड़ेगा जो भी कर लो। ठीक है, अच्छा, तो विजय माल्या ने क्या करा? पीएनबी से लोन उठाया और कहाँ चला गया? इंडिया छोड़ के चला गया। अब वापस आया इंडिया में? अभी तक नहीं आया। इसको पकड़ा है अभी तक, इंडिया वाले नहीं पकड़ पाए इसको। ठीक है, अच्छा, ऐसा पर्सन जो इंडिया छोड़ के चला जाता है और वापस ही नहीं आता, लोन रीपे नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको इंग्लिश में बोलते हैं फियो। क्या बोलते हैं? फियो। फियो का मतलब होता है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। क्या बोलते हैं? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। इंग्लिश में सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, हिंदी में बोलते हैं भगोड़ा। क्या बोलते हैं? भगोड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो ये विजय माल्या इज अ फियो। ये कौन है? ये फियो है, इंडिया से बाहर चला गया और इंडिया में तक वापस नहीं आया। विजय माल्या की वजह से बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई हैं, इनकम टैक्स में, बहुत सारे लॉज में, हर जगह अमेंडमेंट आई। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं माल्या एक, अमेंडमेंट अनेक।
आपको पता है लॉज में बार बार अमेंडमेंट आती रहती है, चेंजेस आते रहते हैं। तो इस बंदे सिर्फ एक ही पर्सन की वजह से इसने पूरी इकोनॉमी हिला के रख दी थी, पूरा इंडिया हिला के रखा था सिर्फ एक पर्सन। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है कभी इंडिया में, तो कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात मेरी? ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे एश्योरेंस की। तो एश्योरेंस क्या है कि बैंक लोन देने से पहले किसकी सर्टिफिकेशन चेक करेगा? एसीसीए की सर्टिफिकेशन चेक करेगा कि उसने सर्टिफाई दिया है कि कंपनी एबल टू पे डेट है और कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक है या नहीं। लिख लो इसको, यहाँ पे लिख लेना, बिफोर गिविंग लोन बैंक विल चेक द रिपोर्ट ऑफ एसीसीए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? समझ में आ गया? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं हम। चैप्टर 1 जो है हमारा, दैट इज इंट्रोडक्शन टू एश्योरेंस। इंट्रोडक्शन टू एश्योरेंस, इसमें पहली चीज दे रखी है, दैट इज व्हाट इज इंश्योरेंस एंगेजमेंट। इंश्योरेंस एंगेजमेंट का क्या मतलब होता है, पहले लिखते हैं फिर समझेंगे, ठीक है? एन एंगेजमेंट in which a practitioner obtains sufficient appropriate evidence, sufficient appropriate evidence in order to express a conclusion designed to enhance the degree of confidence of the intended user other than the responsible party. About
the outcome of evaluation. और measurement of subject matter. Measurement of a subject matter. इंश्योरेंस एंगेजमेंट का क्या मीनिंग है? देखो जरा, एन एंगेजमेंट इन विच अ प्रैक्टिशनर कौन? आप लोग, एसीसीए, ठीक है, obtain sufficient appropriate evidence in order to express a conclusion designed to enhance degree of confidence of the intended user other than responsible party about the outcome of evaluation or measurement of subject matter. मतलब यार वही क्वेश्चन है, देखो कंपनी एक्स लिमिटेड है, ठीक है, और ये क्या बना रही है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रही है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, और तीसरा कौन था? बैंक था। अब बैंक लोन देगा इसको, बैंक कौन है? इसका इंटेंडेड यूजर है, बैंक को क्या बोला गया है? इंटेंडेड यूजर, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या बोला गया है? सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, और एक्स लिमिटेड द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, ठीक है। अब दोबारा पढ़ते हैं इस लाइन को, क्या लिखा है? एन एंगेजमेंट, इंश्योरेंस एंगेजमेंट, इंश्योरेंस नहीं है, ये एश्योरेंस है, एश्योरेंस। एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है? इट इज एन एंगेजमेंट इन विच प्रैक्टिशनर ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। मतलब क्या हुआ कि इस प्रैक्टिशनर का काम क्या है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस निकालना। कैसे? अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा हुआ है कि मेरी जो सेल्स है, एक साल की सेल हमारी 100 करोड़ रुपए की है, तो 100 करोड़ रुपए की एविडेंस चाहिए इसको, प्रैक्टिशनर को। कहां से आएंगे एविडेंस? क्या वो वाउचर चेक करेगा? क्या वो सेल्स बिल चेक करेगा? बोलो, सेल्स बिल चेक करेगा? ये चेक करेगा कि झूठे सेल्स बिल दिखा रखे, ठीक है। अच्छा, कंपनी ने बिल्डिंग खरीदी थी 100 करोड़ की, है ना? कितनी खरीदी थी? 10 करोड़ की, लेकिन दिखाई कितनी थी? 100 करोड़ की। उसका एविडेंस लेगा वो। एविडेंस कैसे लेगा? या तो चेक करेगा, फिजिकल चेक करने जाएगा, फोटो खींच के लाएगा, ठीक है, कि असली में 10 करोड़ की बिल्डिंग है, 100 करोड़ की बिल्डिंग है, सब चेक करेगा, पेपर चेक करेगा, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एविडेंस बोलते हैं, किसी भी चीज का प्रूफ। अगर मैंने दिखाई है कि 100 करोड़ की मेरी सेल है, इसका प्रूफ क्या है? ठीक है, तो प्रूफ कौन लाएगा? ये प्रैक्टिशनर लेकर आएगा। समझ में आई? तो ये क्या होता है? एश्योरेंस एंगेजमेंट, इट इज एन एंगेजमेंट इन विच practitioner obtains sufficient appropriate evidence in order to express a conclusion designed to enhance degree of confidence of the intended user। मतलब कि इसके अप्रोप्रिएट एविडेंस से वो क्या करेगा? कंक्लूजन देगा। कंक्लूजन का मतलब क्या हो गया? वो रिपोर्ट बनाएगा। कौन रिपोर्ट बनाएगा? एसीसीए रिपोर्ट बना के देगा। और किसके लिए रिपोर्ट बनाएगा? किसकी कॉन्फिडेंस के लिए? इंटेंडेड यूजर, मतलब बैंक की कॉन्फिडेंस के लिए। बैंक लोन ही कब देगा? जब उसका रिपोर्ट मिलेगी। समझ में आई? अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, क्या बोल रहा है कि बैंक को किसकी रिपोर्ट चाहिए? रिस्पॉन्सिबल पार्टी कंपनी की या एसीसीए की? एसीसीए की। कंपनी से कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है। अबाउट द आउटकम ऑफ इवेल्युएशन, किस चीज की रिपोर्ट चाहिए? इवेल्युएशन की, मतलब जो भी उसे चेक करा है। एंड मेजरमेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सिंपल, इस समझ में आ गई बात? दोबारा पढ़ो जरा इस लाइन को, क्या लिखा है? एक्सप्रेस कंक्लूजन समझ आ गया? देखो इसको,
अच्छा, ये एश्योरेंस करवाते क्यों है? एश्योरेंस बैंक लोन ये इनको श्योर होने की हाँ ये ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो बनाई है वो सही बनाई है, लिख लिया आपने? ओके, आगे बढ़ते हैं फिर हम। आगे लिखिए, गिविंग एश्योरेंस मीन्स, गिविंग एश्योरेंस means offering an opinion about specific information. So the users of that information are able to make confident decisions. Knowing that the risk of the information being incorrect is reduced. अच्छा, इसका क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब बताओ, पूरी लाइन का। हाँ, गिविंग एश्योरेंस, गिविंग एश्योरेंस जब एसीसी एश्योरेंस देता है उसका मतलब क्या है? ऑफरिंग एन ओपिनियन, वो अपना ओपिनियन बताता है अबाउट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, मतलब कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में ओपिनियन देता है, सो दैट यूजर्स ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, यूजर कौन था? बैंक था, है ना? यूजर कौन है बेटा? बैंक है। जो यूजर है उस इंफॉर्मेशन का आर एबल टू मेक कॉन्फिडेंट डिसीजन, ताकि बैंक जो है वो डिसीजन ले सके कि हमें लोन देना है या फिर नहीं देना। नोइंग दैट रिस्क ऑफ द इंफॉर्मेशन बीइंग इनकरेक्ट इज रिड्यूस, मतलब कि बैंक को क्या लगेगा कि जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है इंफॉर्मेशन, उसके इनकरेक्ट होने के चांसेस कम हो गए। अच्छा, नॉट एलिमिनेटेड, एलिमिनेट ही खत्म नहीं हुए, अभी भी गलती हो सकती है, लेकिन चांसेस काफी हद तक कम हो गए। समझ आ गई बात? देख लो बेटा। डन, आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। 5 एलिमेंट्स है। फर्स्ट इज, इसके अंदर कितनी पार्टीज होती हैं? 3 पार्टीज होती हैं। कौन कौन सी 3 पार्टीज हैं जरा बता दो मुझे जल्दी से। पहला कौन है? प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर मतलब जो रिव्यू देगा, किस पे रिव्यू देगा? सब्जेक्ट मैटर, इस पे सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर कैन बी एनीथिंग, सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं हो सकता, है ना? दूसरा इंटेंडेड यूजर, इंटेंडेड यूजर मतलब बैंक। क्या हम बैंक लेके आएंगे? नहीं,
जो पर्सन उसको यूज करेगा, पर्सन हु यूज द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, यूज द सब्जेक्ट मैटर, किस चीज के लिए यूज करेगा, टू मेक द डिसीजन कि उसको लोन देना है कि नहीं देना, तो लिख सकते हैं टू मेक इकोनॉमिक डिसीजन, इकोनॉमिक का मतलब पैसे से रिलेटेड डिसीजन, ठीक है, इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, पैसे के रिलेटेड डिसीजन। थर्ड कौन है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है बेटा, कंपनी, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर सब्जेक्ट मैटर, यस, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग सब्जेक्ट मैटर, राइट, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, इसके अंदर 3 पार्टीज है और एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए इसके अंदर। एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन हम एग्जाम में तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे, द इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट टू एग्जामिनेशन बाय द प्रैक्टिशनर, ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट और क्या होगा इसके अंदर, थर्ड इज suitable criteria, suitable criteria, सुटेबल क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट मैटर किस तरीके से चेक करना है, ठीक है। अच्छा, जो सीए है या एसीसीए ये सब चेक करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, कैसे चेक करेंगे, क्या इनके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे, कुछ लॉ लगेंगे इसके ऊपर, लगेंगे ना, तो वो क्या होता है सुटेबल क्राइटेरिया। अपनी मर्जी से तो कभी भी चेक नहीं कर सकते, ठीक है, इसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए कि ये लोग काम कैसे करें, ठीक है जी, तो लिख लेते हैं द क्राइटेरिया अगेंस्ट which the subject matter is evaluated. That is guidelines, rules, regulations and laws. ठीक है जी, पॉइंट नंबर 4, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। जब प्रैक्टिशनर या एसीसी क्या करेगा, एश्योरेंस देगा, तो उसके लिए उसको एप्रोप्रिएट एविडेंस भी चाहिए, बताया था एप्रोप्रिएट एविडेंस, तो उसको सेल्स बिल चाहिए सारे के सारे, और वो चेक करेगा फिजिकली जाके, दैट इज सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, ठीक है, पॉइंट नंबर 5। और लास्ट इज वो अपनी रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट बनाएगा और किसको दे देगा, इंटेंडेड यूजर को दे देगा, ठीक है, लिख लो इसको, पीछे करो।
हो गया, आज ये तक करेंगे, ठीक है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास।